लड्डू बांट रहे हैं। ये रेवाड़ी की तस्वीर, जहां कार्यकर्ता लड्डू बांट करके एक दूसरे को लड्डू खिला करके, मिठाई खिला करके खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के उकलाना, सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, पंचकुला में भी स्थिति अब साफ होती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और कुल मिलाकर के बीजेपी की जीत का जश्न अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, जहां उन्होंने एक तरफ बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर के एक बार फिर से बीजेपी ने शहर की छोटी सरकार में अपना दबदबा कायम कर लिया है। लोगों में खुशी, कार्यकर्ताओं में खुशी। अब जीत के जश्न की तस्वीरें में निकल करके सामने आने लगी हैं, जहां कई जगहों से बीजेपी ने जीत हासिल की और कई वार्डों पर बीजेपी ने अपना दबदबा एक बार फिर से कायम किया है। तो रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल जीत गई हैं और उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें, जीत का जश्न साफ तौर पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी। बता दें कि बीजेपी चेयरपर्सन प्रत्याशी 21,500 वोटों से जीती हैं। बीजेपी की जीत पर काउंटिंग सेंटर के बाहर लड्डू भी बांटे गए। सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया। ये रेवाड़ी की जनता की जीत है और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों के साथ में सीएम साहब की, हमारे राव साहब की, बहन आरती राव जी की, विधायक जी गौरव गौतम जी, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ इस पूरे चुनाव में दिया है, और जितने भी हमारे पदाधिकारी बंधु यहाँ पर पहुंचे थे, पूनिया जी हमारे साथ थे, बहन वंदना पोपली जी थी, सभी ने मेरा कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया है और सभी को मैं ये श्रेय देना चाहती हूँ। जी, अपेक्षाएं उनकी हैं और उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जो अपेक्षाएं उन्होंने मुझसे की है उन पर काम करना मेरा प्रथम रहेगा। मुख्य एजेंडे जी जो नगर परिषद में काम होने होते हैं वही एजेंडे हैं। विकास कार्यों में तीव्रता और गुणवत्ता लाना, ये सबसे पहले रहेगा, और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। तो वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी लगातार बने हुए हैं, सवाल जवाब का सिलसिला उनसे जारी रखेंगे। वीरेंद्र जी, रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी चेयरपर्सन विनीता पीपल जीत गई हैं, बीजेपी चेयरपर्सन की प्रत्याशी हैं, और इस दौरान सफाई व्यवस्था को उन्होंने बड़ा मुद्दा माना है, जीत की खुशी जाहिर करती हुई नजर आई हैं और इस बार अपनी प्राथमिकता भी स्पष्ट कर दी कि सफाई व्यवस्था उनके नजर में बड़ा और प्राथमिक मुद्दा रहेगा। देखिए, ये मुद्दा तो सभी, चाहे नगर निगम के मेयर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हों या नगर परिषद के, सफाई सबसे बड़ी चुनौती है। अब प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद ठेके प्रथा में जो जो अनियमितताएं होती हैं, या आम शिकायत ये रहती है कि ठेका इतना अधिक महंगा छूट जाता है और सफाई होती नहीं है। तो ये और कुछ नियम भी ऐसे तय किए जाते हैं कि कुछ जो फर्में होती हैं सिर्फ वो ही पात्र होती हैं टेंडर में शामिल होने का। तो एक अलग ढंग की पूरे ही प्रदेश की ये चुनौती है। अब सफाई कर्मियों की हड़ताल भी चल रही है। बिल्कुल। अब अलग अलग जगह पर ये स्थिति बनी हुई है, तो अब प्राथमिकताएं सबकी एक जैसी हैं। अब नगर परिषद अध्यक्ष के पास कितने अधिकार हैं, जो काम नहीं कर पाते कर्मचारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, उनको तो निर्भर तो सब कुछ उस पर जो ईओ है नगर निगम में, तो अलग अधिकारी होते हैं, क्योंकि वहां पर तो आईएएस और एससीएस अधिकारी होते हैं। कि अगर नगर परिषद में तो जो ईओ होता है, जो कार्यकारी अधिकारी होता है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। सब अधिकार और शक्तियां तो उसी के पास ही होती हैं। तो ऐसे में नगर परिषद अध्यक्ष को भी अधिकार मिले और विकास कार्यों के कराने के लिए उन पर, सरकार पर निर्भर ना रहना पड़े। जब मनोहर लाल जी के समय में स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि निकाय जो हैं वो अपने संसाधन खुद जुटाएं, सरकार पर ही निर्भर ना रहें। लेकिन अब उन पर तो संसाधन जुटाने के लिए चुनौती रहती है जी। तो ऐसे में अगर नगर परिषद में जो एक अधिकार है, अगर देखिए नगर निगम अलग है। नगर निगम में अगर देखिए, जो अंबाला सदर है, जो पहले नगर निगम का ही पार्ट था, नगर निगम में शामिल था, लेकिन अनिल विज जो मंत्री हैं उन्होंने नगर निगम से बाहर करवाया अंबाला सदर को, अपने विधानसभा क्षेत्र को नगर निगम से बाहर लेकर आए, ताकि वो जो नगर निगम में जो है वो काम नहीं हो सकते जो नगर परिषद में हो सकते हैं। जो नगर परिषद अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, वो मेयर के पास नहीं है। तो
उन्होंने मेयर अपने जो मेयर से अलग होकर, नगर निगम से अलग होकर, मेयर पहले शामिल था, पहले नगर निगम में शामिल था अम्बाला सदर, जी। तो उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और अम्बाला सदर को अम्बाला नगर निगम से अलग करना पड़ा। अब वहां अम्बाला में अलग सदर नगर परिषद है। तो इसलिए लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनको त्वरित विकास हो, कामों में गतिशीलता आए, जो उनके काम है, जो पार्षद है उनकी भी अपेक्षा रहती है, क्योंकि लोग अपेक्षा तो पार्षद से रखते हैं और पार्षद की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, नित्य प्रति मिलना होता है। लोग शिकायत करते हैं, काम नहीं होते, सफाई कर्मी तक नहीं सुनता उनकी। तो इस तरह ये छोटे छोटे काम है जो जनता के प्रति अगर उनका विश्वास बढ़ेगा, अगर इन कामों में गतिशीलता आएगी, तेजी आएगी और डिलीवरी होगी, अगर लोगों को लगेगा कि उनके कामों की सुनवाई हो रही है और काम जल्दी हो रहे हैं, तो एक विश्वास बनता है जनप्रतिनिधियों के प्रति। बिल्कुल, निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था का जिक्र किया इस दौरान, और सफाई कर्मचारियों का आपने भी जिक्र किया कि हड़ताल चल रही है। हालांकि 13 मई आज आखिरी दिन था कि 13 मई को अगर सरकार से बातचीत होगी और उनकी बातों को नहीं माना गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक के लिए भी आगे बढ़ाई जा सकती है। सफाई व्यवस्था का हम इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है और इसके चलते पूरे हरियाणा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, बीमारियां फैलने का खतरा है। सरकार एक तरफ स्वच्छता का दावा कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को लेकर के कई बार अपने भाषणों में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, क्या आगे आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच में कुछ सहमति बन सकती है, क्योंकि कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, आज अपेक्षा है कि आज उनकी वार्ता होगी सरकार से, तो अंततः हल तो निकल जाएगा। देखिए, अगर ये हड़ताल लंबे खींचेगी तो खमियाजा तो जनता को भुगतना पड़ेगा और ये इससे बीमारियां फैलने का भी डर रहेगा। गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में जो देखिए समाधान तो बातचीत जो है टेबल पर ही होगा। अगर आमने सामने बैठेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। सफाई कर्मचारियों की मांगे उचित हो सकती हैं, लेकिन इस पर जनता को परेशानी हो, ये भी एक जो है जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा। भाई, सफाई कर्मियों की मांगे तो अपनी जगह जायज है, वो काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। और लेकिन सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जो एक सफाई की व्यवस्था बननी चाहिए, क्या नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में वो बन पा रही है और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। मात्र आदेश देने से नहीं होगा, आपको धरातल पर आकर इनका विश्लेषण करना होगा कि जो टेंडर छूटते हैं क्या उसके अनुसार काम होते हैं, जो जितनी संख्या कर्मचारियों की टेंडर में बताई जाती है क्या उतने कर्मचारी काम पर करते हैं। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। और जो डंपिंग है, डंपिंग ग्राउंड की स्थिति है, अब डंपिंग के लिए अब शहरों का विकास हो गया, अब कोई खाली जगह बची नहीं है। अब डंपिंग ग्राउंड कहां बने, कोई अपने आसपास बनने नहीं देना चाहता, आबादी बहुत अधिक हो गई है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में ये और ज्यादा गंभीर होगी। डंपिंग ग्राउंड की समस्या भी रहने वाली है। सफाई कर्मियों का जो रवैया है वो भी कई बार लोग उससे जो है असहमति व्यक्त करते हैं। तो सफाई के लिए क्या क्या नए संसाधन जुटाने चाहिए और क्या कितने कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, और जो कर्मचारियों की नियुक्ति हो या ठेकेदार के कर्मचारी हो वो फील्ड में दिखाई भी देने चाहिए, वो काम करते दिखाई देने चाहिए। और इसके लिए पार्षद की भी उतनी जिम्मेदारी है और इसका जिम्मा जो है आप अलग अलग अपनी जो निकाय हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं, उनको भी दे सकते। सुपरवाइजर भी बनाए गए हैं, लेकिन कई बार आपस में विवाद भी हो जाता है। तो इस स्थिति का हल यही है कि सफाई व्यवस्था को कारगर बनाया जाए। बिल्कुल सोनी जी, सफाई व्यवस्था के अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाल ही के दिनों में हमने देखा निगम में भी कई घोटाले निकल करके सामने आए। हालांकि जांच पड़ताल का यह विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन इसके लिए अब निश्चित रूप से कोई सख्त कदम उठाने की सरकार को भी जरूरत है और कानून भी बनाने की जरूरत है, उसको सख्ती से लागू करने की भी जरूरत, क्योंकि निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, जितने भी नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार से छूता नहीं है जी। नगर निगम की बात कर लीजिए, नगर पालिका की कर लीजिए, नगर परिषद की बात कर लीजिए, आम धारणा यही है कि इनमें भ्रष्टाचार है। एक प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए लोगों को पसीने छूट जाते हैं जी। अगर आप उसको रिश्वत दे दो, पैसे दे दो, तो वो प्रॉपर्टी आईडी तुरंत बन जाती है, नहीं तो आप चक्कर काटते रहिए। ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है, कई तरह अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, अलग अलग शिविर भी लगाए गए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। भाई, अगर टैक्स तो सरकार ने लेना है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि, लेकिन लोग चक्कर काट रहे हैं।
अब प्रॉपर्टी आईडी के लिए अगर उसमें कोई अशुद्धि है, उसे ठीक कराना है या नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, तो चक्कर काटते रहिए, जब तक पैसे नहीं देंगे काम होगा नहीं। कोई भी इस दिशा में प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे कोई निर्माण कार्य हो, चाहे आपका नक्शा पास कराना हो, ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी खामियां रहती हैं। तो इसलिए आम आदमी को लगे कि उसके साथ न्याय हो रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है, तो जब तक ये काम दिखाई नहीं देंगे तो जनता में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा अगर हम सड़कों का जिक्र करें तो सड़कों को लेकर के भी कई बार नाराजगी सामने आ चुकी है। कई बार जनता और तमाम लोग सड़कों पर उतर भी चुके हैं। इस बात का भी बार बार जिक्र किया जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, क्योंकि जल भराव की स्थिति, जरा सा पानी बरसता है, जरा सा बारिश होती है और उसमें जल भराव की स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं उससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। यही तमाम ऐसे मुद्दे जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करने पहुंची थी। अब निश्चित रूप से इन मुद्दों को चर्चा का विषय जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकता में शुमार होने चाहिए। देखिए, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है जी। कल फरीदाबाद में दिशा बैठक में तो यही कहा गया जी। विधायकों ने यही कहा, भाई पानी की निकासी के लिए नालियां तो बनाई नहीं, सड़क बना दी जी। तो उसके बाद सड़क का तो बैठना स्वाभाविक ही है। और मतलब जो एक सड़क बनती है आपको 6 महीने के अंदर दोबारा बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है दोबारा? क्योंकि गुणवत्ता के मुताबिक नहीं बनी। तो ये जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की जो कल पीड़ा चलती है, इसी बात को लेकर है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, सबकी ये बात थी कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अगर इस पर तो अब जो निकाय मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि वो क्या संज्ञान लेते हैं। और ये देखिए कि जितने भी नगर पालिकाएं हैं या नगर परिषद हैं, नगर निगम है, उनमें कर्मचारियों का जो तबादले होते हैं वो भी विधायकों की इच्छा के अनुसार होते हैं। तो उसमें तो ऑनलाइन व्यवस्था है नहीं। इस तरह से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले किए गए हैं तो उसमें तो ये व्यवस्था है नहीं। जो कमाई वाली सीट होते हैं सबका आकर्षण उधर ही होता है और वो सब विधायकों की सिफारिशों पे लगाए जाते हैं कर्मचारी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार में तो अगर ये पनप रहा है तो उसके लिए जनप्रतिनिधि भी उतने दोषी हैं। कर्मचारी तो है ही हैं, लेकिन उतने ही जनप्रतिनिधि दोषी हैं। अगर जनप्रतिनिधि अगर योग्यता के आधार पर वहां तबादले और नियुक्तियां कराएंगे तो जो भ्रष्ट कर्मचारी होंगे उनको दंडित करेंगे, उन्हें पब्लिक डीलिंग की सीट पर नहीं लगाएंगे तो बहुत कुछ सुधार होगा। लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति हो गई या इस पर कोई अंकुश लगेगा, ऐसा दिखाई देता नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अपने वोट पक्के करने हैं, तो इसलिए किसी को वो कर्मचारी को नाराज नहीं करते, क्योंकि उनको अपने व्यक्तिगत काम भी कराने होते हैं जी। तो इसलिए जो है ये स्थिति बनी हुई है और ये बनी रहेगी, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं। बिल्कुल सोनी जी, लेकिन इस बीच साफ पानी भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि कई जगहों से तस्वीर इस तरह की भी निकल करके सामने आई कि कई वार्डों में साफ पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। वहां लोगों को पीने के पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसका आगे आने वाले समय में कोई विकल्प तलाशा जाएगा? निश्चित रूप से तलाशा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा, रोटी कपड़ा और मकान, इसी के लिए जनता जीती है और इसी के लिए कमाती भी है। देखिए 2047 तक हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं जी। आज भी शहरों में, किसी भी शहर में 24 घंटे निरंतर पानी की आपूर्ति नहीं है। वो पानी का समय है, भाई पानी की आपूर्ति किस समय होगी? सुबह और शाम का समय निर्धारित है। अगर हम 24 घंटे जो पानी है वो उसकी आपूर्ति नहीं दे सकते तो हम विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जी। और ये भी है कि पानी जो भूमिगत जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है और नहरी पानी की आपूर्ति हो नहीं पा रही। जो कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई है उस पर खर्च बहुत अधिक आता है और कई जगह ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो ये पानी जो है एक अनिवार्यता है। बिल्कुल। हम ये स्वच्छ पेयजल ही उपलब्ध नहीं करा सकते। अब कई शहरों में तो जो पाइपलाइन है बहुत पुराने बिछे गए हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में भी अब पहले कभी जन स्वास्थ्य विभाग के पास था, ये विभाग है, और कई जगह जो हुड्डा में है तो ये हुड्डा के पास है। तो एक जगह की अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति है। अब पानी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो। और मतलब शहरों के अंदर ये स्थिति बनी है तो गांवों में तो हालत और भी दयनीय होगी। और कई लोग जो है अपने घरों में अपने ही ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। वो हालांकि उस पर अब प्रतिबंध भी लगाया गया है, तो लेकिन भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है। शहरों में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो इस दिशा में भी नहरी पानी की आपूर्ति हो, इस दिशा में योजनाएं भी बनती रही हैं, लेकिन कई बार बजट इसके लिए आवंटित नहीं हो पाता तो उसमें लंबा समय भी लगता है।
बिल्कुल, लेकिन अब सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि सीवरेज सिस्टम हो गया या स्वच्छ पानी की आपूर्ति का हम ज़िक्र कर रहे हैं या में गड्ढों का ज़िक्र कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता हर दिन दो चार हो रही है, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अगर हम साफ पानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो नज़रअंदाज इस बात को भी नहीं किया जा सकता कि जगह जगह पे जल भराव के साथ साथ सीवरेज की भी समस्या है। लोगों की वहां पे पानी निकासी नहीं हो पा रही है, पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है तो भी जल भराव की दिक्कत है और सीवर सिस्टम भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, जिसकी वजह से सड़कें और यातायात प्रभावित हो रहे हैं। उसको लेकर के भी नए कानून बनने की जरूरत है और उसको भी प्राथमिकता के तौर पे काम करना उसमें भी जरूरी है। देखिए, सभी शहरों में सीवरेज जो सिस्टम है वो चरमराया हुआ है जी, क्योंकि पुराने लाइनें बिछी हुई हैं, नई लाइनें बिछाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और ये तो स्थिति हुड्डा जैसे जो विकसित इलाके हैं वहां की स्थिति है। और कई शहरों में तो ऐसा है कि वहां पर जो सीवरेज लाइन है वो मिट्टी से भर चुकी है, उनमें गाद भर गई, सफाई नहीं हुई, तो ठेका ही नहीं दिया गया। और पानीपत की तो हालत और भी ज्यादा दयनीय है। हुड्डा जैसे सेक्टरों में सीवरेज के पानी से टैंकरों से निकाला जा रहा है जी। नित्य प्रति टैंकर आते हैं और वो पानी लेकर जाते हैं, वो पानी बाहर जाकर छोड़ते हैं, मतलब सीवरेज के जो टैंक है वहां से पानी ले जाते हैं क्योंकि जो लाइन है वो उसमें मिट्टी भर चुकी है, वो अवरुद्ध हो चुकी है। तो कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अब जो है जाकर जो है, जब कई जगह जो यमुना एक्शन प्लान है उस पर अब पैसा खर्च किया जा रहा है लाइन को साफ करवाने के लिए, और अलग ढंग से अलग जो मशीनें होती हैं उनका भी उपयोग नहीं हो पाता। गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में भी सीवरेज का जो है अब ओवरफ्लो होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो इस दिशा में भी अब सीवरेज बोर्ड बनाना चाहिए, इसके लिए बोर्ड की अलग से एक व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। बिल्कुल, पानी और सीवरेज ये दोनों गंभीर समस्या है, ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से चर्चा का विषय भी ये इसीलिए है क्योंकि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने अपना समर्थन दिया है बीजेपी को और उम्मीद जताई है कि शायद अगर बीजेपी नगर निगम के चुनावों में भी, निकाय चुनावों में भी जीत कराएगी तो जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाया जाएगा, जो समस्या है उनका समय रहते समाधान किया जाएगा। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे जब निकल करके सामने आ रहे, बहुत जगह की स्थिति तस्वीर साफ हो चुकी है सोनी जी, कई जगह ऐसी जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है वहां पर भी बीजेपी ने लीड लिया है, वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के अंदर लूप होल की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन अब अगर कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी अपना मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है, बीजेपी अपना ध्वजारोहण करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के गढ़ में, तो चुनौती और जिम्मेदारी और दायित्व तीनों की जरूरत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, अपेक्षाओं का बोझ है, लोगों के जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरी करना है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? जी, आम मतदाता सोचता है कि वो कांग्रेस को अगर वोट देगा, क्योंकि देखिए प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है जी, और जो भी पार्षद या पालिका अध्यक्ष या मेयर होगा तो उसको तो काम तो सरकार से करवाना है। अगर विपक्ष का बनेगा तो यानी कि कांग्रेस का बनेगा तो वो तो करा नहीं पाएगा, उसके साथ तो सौतेला व्यवहार होगा। तो ऐसे में क्यों ना सीधा ही उसी सरकार के प्रतिनिधि को वोट दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बनाया भी है। जी, और कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस तो निगम के चुनाव लड़ती रही है, पालिका चुनाव पहले जब कांग्रेस सत्तारूढ़ दल थी तो कांग्रेस लड़ती थी, सब लोग जो कांग्रेस का कब्जा होता था। जो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है निकायों पर भी उसी का कब्जा होता है, क्योंकि मालूम है कि विपक्ष का अगर बनेगा तो वो कुछ नहीं करा पाएगा, विकास नहीं करा पाएगा। तो इसलिए जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसी का ही वो अध्यक्ष मेयर होता है। अगर यही चुनाव अगर विधानसभा चुनाव के निकट होते तो तब स्थिति दूसरी होती। अब विधानसभा चुनाव को तो 3.5 वर्ष पड़े हैं। तो ऐसे में लोगों को वोट देते समय यही उन लोगों में मन में अपेक्षा थी कि जिसकी सरकार है उसी को वोट दे, और भी जो पार्षद है वो भी उसी का कराए, उसी का सत्तारूढ़ दल का हो जिसका सरकार है, ताकि उस पर ही ये स्थिति बनी रहे, वो ही विकास कराने में सक्षम हो। बिल्कुल सोनी जी, हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से और ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन भी गई है। बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय, लेकिन कांग्रेस के लिए भी अब मंथन की जरूरत। कांग्रेस को किन फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत, क्योंकि 3.5 साल का लंबा समय जब कांग्रेस अपने आप को उभार सकती है और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में स्टैंड लेने के लिए तैयार हो सकती है। लंबी तैयारी का समय मिल रहा है, किस तरह की तैयारी कांग्रेस को करने की जरूरत? देखिए, कांग्रेस को तो अपने संगठन का दायरा बढ़ाना होगा। कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बना दिए, जिलाध्यक्ष बना देने मात्र से ही संगठन सृजन पूरा नहीं हो जाता। भाई जितना संगठन का विस्तार होगा
और सोशल मीडिया में आप जितना सक्रिय रहेंगे, जितना, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाने के लिए कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, जब भी विपक्ष में थी बीजेपी तो तब मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो सोशल मीडिया के सारी पार्टी चल रही है। अब एक कार्यक्रम में कहीं बुलाओ कार्यकर्ता को तो संख्या अधिक आती है। कारण यही है कि अब आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। तो कांग्रेस को अपने विभिन्न मोर्चों को सक्रिय करना होगा, संगठन का दायरा बढ़ाना होगा, विस्तार करना होगा, ताकि नए नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ना होगा। कार्यकर्ताओं के विस्तार के साथ साथ जनता तक पहुंच बनानी होगी। कार्यकर्ता ऐसे बने जिनकी जनता में छवि हो, जो लगे कि वो जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो इसलिए अगर ये दायरा बढ़ेगा तो कांग्रेस को इस बात का लाभ मिलेगा, संगठन विस्तार भी होगा, संगठन सृजन भी होगा और जनता में छवि भी बनेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता में अपनी छवि सुधारने की कांग्रेस को बेहद जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय अब कांग्रेस के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अब आगे आने वाले समय में जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करने की तो जरूरत, वो तो सत्ता पक्ष की बात, और विपक्ष को भी अब अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चिंतन मंथन और स्ट्रैटेजीज की जरूरत है।